नमस्कार साथियों, सृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास की ये स्पेशल सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है राजस्थान के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति। ये क्लास आप देखोगे कि यहाँ पे हम व्यर्थ में फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ज़रूरी भी है क्योंकि YouTube पे आप जाके देखोगे कंटेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य अपने टॉपिक पे स्टिक करना और उसी को पूरा एक्सप्लोर करना डिटेल के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड रास्ते से। स्वागत है आप सभी का। मैं अंकुश शर्मा आपके लिए राजस्थान इतिहास की यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ। राजपूतों की उत्पत्ति। बात यह है कि प्राचीन भारत में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग बड़े वंश हुए, मौर्य वंश, गुप्त वंश, जो दो स्ट्रॉन्ग भारत के अंदर राजवंश आए। इसके अलावा कई विदेशी भी आए, लेकिन राजपूतों का प्राचीन भारत के इतिहास में आपको कहीं भी नाम नहीं मिलेगा। यहाँ पे अचानक से 7वीं शताब्दी के आसपास से ऐसा क्या हुआ कि भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, आप मेरे पीछे एक स्लाइड देख पा रहे हो, भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश वाले एरिया के अंदर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में गढ़वाल आ गए थे, राजस्थान के अंदर गुर्जर प्रतिहार थे, नीचे सोलंकी थे, साइड में परमार थे, मध्य प्रदेश के एरिया में तोमर भी आ गए थे, चालुक्य दक्षिण भारत में थे, उधर बंगाल में पाल वंश के बाद में सेन आ गए थे। क्या ऐसा हो गया था यहाँ पे कि एकदम से इतने सारे राजवंश राजनीतिक टुकड़ों में बटी? हमेशा एक बात आप हिस्ट्री के अंदर नोटिस करोगे, जब भी कोई बड़ा राजवंश जाएगा तो उससे उत्पन्न हुए वैक्यूम के अंदर छोटे छोटे कई राजवंश अपने अपने क्षेत्रों में अपना एक वर्चस्व जमाएंगे, अपना एक सेपरेट वर्चस्व जमाएंगे। भारत के इतिहास में ये एक जो वैक्यूम का काल आया 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और अब कोई बड़ा एम्पायर अब भारत में नहीं बचा। वी स्मिथ का नाम आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे। वी स्मिथ हिस्टोरियन हुए हैं, बड़े अंग्रेज हिस्टोरियन थे। ये इस 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के युग को राजपूत युग बोलते हैं। खास बात ये थी, इस्लाम आ गया था दुनिया में 7वीं शताब्दी के आरंभ में। इस्लाम आया और उसके अगले 100 सालों के भीतर फैलना शुरू भी कर दिया, और दुनिया के पूरे इतिहास में सबसे आक्रामक तरीके से फैलने वाले धर्मों में से इस्लाम का नाम अग्रगण्य है। अब इस्लाम जब फैल रहा था, भारत भी इससे अछूता नहीं था। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा जो है, इस तरफ से 711 या 712 ईस्वी के आसपास यहाँ से अटैक होता है मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम अटैक तो करता है, लेकिन भारत के अंदर कोई मेजर सफलता प्राप्त नहीं करता, और उसके अगले 200-250 सालों बाद तक कोई और मेजर इस्लामिक आक्रमणकारी आपको इस एरिया में देखने को नहीं मिलता। वजह ये थी कि राजपूत वंश इस जो उत्तर भारत के एरिया के अंदर अपना एक प्रभाव जमा के बैठे थे, ये विदेशी आक्रमणकारियों से इधर की रक्षा कर रहे थे। इस देश की इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। ये चीज़ आपको देखने को मिल गई होगी कि उत्तर पश्चिमी सीमा जो है भारत की, हमेशा से बड़ी ही वल्नरेबल रही है, बहुत ही हॉट रही है एकदम। यहाँ पे हॉट रहने का मतलब ये है, प्राचीन काल में आप देखोगे यूनानी आए थे आक्रमणकारी, सिकंदर तक आ गया था, यहाँ तक इस सीमाओं तक, सिंध तक आके चला गया था। रास्ता यही था हमेशा से। और उसके बाद मध्यकाल में आप देखते हो इस्लामिक आक्रमणकारी आए, उसके बाद आपको देखेंगे कि अलग अलग राजवंश, पहले आपके पास कोई भी देखेंगे आप, अफगान भी दिखेंगे, तुगलक भी दिखेंगे, उसके बाद अपना आगे बढ़ेंगे तो मुगल भी आएंगे। रास्ता यही था। जब तक दुनिया मॉडर्न नहीं हुई, अंग्रेज और पुर्तगाली जो आए थे वो इस रास्ते से आए थे, पानी के रास्ते, लेकिन ज़्यादातर जो आक्रमणकारी या विदेशी संस्कृतियाँ भारत में आई वो इसी रास्ते से आई थी। और मज़े की बात ये है, आज भी भारत के लिए जो हमारे अनवांटेड गेस्ट्स, जो हमारे आतंकवादी एरियाज़ हैं, आते हैं आतंकवादी, वो इसी आपको सीमा रेखा के आसपास से आते दिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा है ये हमेशा से सेंसिटिव रही। अब आगे बढ़ते हैं। राजपूत जो थे वो इस सीमा की सुरक्षा कर रहे थे। 1190-1192 तक भारत के इतिहास में आप देखोगे इन राजपूतों ने बड़ी ही शानदार तरीके से इन सीमाओं की रक्षा की। 1192 अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट साल था। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीत गया था, तो मोहम्मद गौरी एंट्री ले लेता है।
एंट्री इससे पहले गजनवी की भी हुई थी, लेकिन मोहम्मद गौरी की खास बात ये थी कि यहाँ पे भारत में जब 1192 के अंदर गौरी आया, इसके बाद चीज़ें हमेशा के लिए बदल गई। भारत विदेशियों के हाथों में चला गया, पूरा भारत नहीं लेकिन उत्तर भारत तो चला ही गया था। और तब जो हम गुलाम हुए, उसके बाद भारत एक हाथों से दूसरे हाथों में ट्रांसफ़र होता रहा। पहले हमने देखा मोहम्मद गौरी, उसके बाद में आगे जाके गुलाम वंश बन जाएगा, कभी खिलजी आएंगे, कभी तुगलक आएंगे, कभी सैयद आएंगे, कभी लोधी आएंगे, और फिर ये कभी जाके मुगलों के हाथ में चला गया, बाद में जाके पुर्तगाली भी आ जाएंगे और अंग्रेज 300 साल तक राज करके चले जाएंगे। 1947 में जाके हम आज़ाद होते हैं। ये गुलाम जो हम 1192 के युद्ध के, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद हुए, आज़ादी हमें 1947 में मिली जाएगी। इस वजह से महत्वपूर्ण है ये काल कि ऐसा क्या कर रहे थे ये राजपूत, या ये राजपूत कौन थे जिन्होंने इतने सालों तक भारत की सीमाओं को महफूज रखा। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में हमारे सामने कई सारी थियरीज आती है दोस्तों। उन थियरीज की अगर डिटेल में बात की जाए तो सबसे पहली जो थियरी बोली जाती है वो कि वैदिक क्षत्रियों की संतान। प्राचीन भारत के एक मेजर कालखंड को हम वैदिक काल बोलते हैं, जब वेद लिखे जा रहे थे। कई एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस, वो सारे इसी समय से राजपूतों का ट्रेस दिखाते हैं। इस अपनी अवधारणा के संदर्भ में कई स्रोत भी देंगे, उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक थियरी बोली जाती है ब्राह्मणों से उत्पत्ति की। कई लोग इनको विदेशियों से उत्पन्न हुआ बताते हैं। उसके अलावा कोई इनको सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी बतलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पॉपुलर कही जाने वाली अग्निकुंड का एक सिद्धांत भी हमारे सामने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है वैदिक क्षत्रियों की संतान। ये वैदिक क्षत्रिय क्या थे? आपको बेसिक हिस्ट्री आपने अगर पहले से पता होगी थोड़ी, तो वेदों के अंदर बात की गई थी 4 वर्णों की। वर्ण सिस्टम भारत में ऋग्वेद के समय से ही आ गया था। वहाँ पे 4 वर्ण बोले गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 थे। वैदिक क्षत्रिय, यहाँ पे क्षत्रिय वो थे जो उस समय पे राज किया करते, युद्ध किया करते। ऋग्वेद ने कर्म के आधार पे इन वर्णों में बंटवारा किया था। ये वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत इसको उसी काल से कनेक्ट करता है। यहाँ पे नदहरण से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसके अंदर ये बोला गया कि जो राजपूत हम भारत में देखते हैं आगे 7वीं शताब्दी से, जिनका उद्भव हम देखते हैं, ये सारे राम और लक्ष्मण की ही संतानें थे, उन्हीं के वंशज थे। राम और लक्ष्मण को क्षत्रिय बताते हैं। महाकाव्य काल में राम और लक्ष्मण रामायण के 2 पात्र हुए। भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, जनमानस के अंदर एकदम कनेक्ट की हुई ये रामायण की कहानियों से इनको डायरेक्ट जोड़ा जाता है। इस पूरी की पूरी इस थियरी को समर्थन देते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकारों में से एक, जिन्होंने अपनी किताब राजपूताने का प्राचीन इतिहास में इस बात का जिक्र किया है। और वो राजपूतों के वैदिक क्षत्रियों की संतान होने का दावा करते हैं। इसके अलावा वेदों के समय से इनके ट्रेस मिलने के लिए सबूत का जो काम करती है वो एक चीज़ है ऋग्वेद का 10वां मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर क्षत्रियों को, जो क्षत्रिय नदहरण के अंदर बात हुई कि ये राम और लक्ष्मण क्षत्रिय थे और आगे वाले राजपूत इन्हीं की संतानें। क्षत्रियों को वेदों के अंदर, ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर ये बोला गया कि ये ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए थे। वैदिक रेफरेंस मिल रहा है क्षत्रियों को। इसके अलावा मनुस्मृति के अंदर भी जो राजपूत हुए उनको ब्रह्मा की संतानें बोला गया है। आगे हम बढ़ें तो दूसरी एक थियरी हमारे सामने एक प्रचलित होती है, जो सबसे पॉपुलर थियरी बोली जाती है, अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में दोस्तों खास बात यह है कि अग्निकुंड का सिद्धांत आने से पहले एक अनुश्रुति प्रचलित थी। अनुश्रुति क्या होती है? सुनी सुनाई बातें। एक कहानी प्रचलित थी, आपने भी सुनी होगी कि महाभारत के अंदर आप सुनते हो इस चीज़ के बारे में कि परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। परशुराम खुद ब्राह्मण बताए जाते हैं और उन्होंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। इस अनुश्रुति के अनुसार, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस सुनी सुनाई कहानी की, इसके अनुसार परशुराम जब इन क्षत्रियों का विनाश कर देते हैं तो समाज में
एक अराजकता फैल गई थी। राजा बनने के लिए कोई बचा नहीं, और जब राजा नहीं होता तो समाज में अराजकता फैलती है। ये अराजकता बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है आजकल के परिप्रेक्ष्य में भी। एक राम मनोहर लोहिया का एक स्टेटमेंट था। एक राम मनोहर लोहिया बड़े समाजवादी नेता हुए हैं कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। एक सेकंड का टाइम लेके इसको सोचना, इस लाइन को, कि सड़कों पे जब विरोध नहीं होगा तो राजा अपनी मनमानी करेगा। इसी का एकदम 180 डिग्री इसको घुमा के सोच के देखिए, जब राजा नहीं होगा तो सड़कें आवारा नहीं हो जाएगी। बात यही थी अराजकता की। अराजकता यही होता है कि जब राजा नहीं है अपने स्थान पे तो उस जनता पे, उस प्रजा पे और पूरे सिस्टम पे, पूरे तंत्र पे नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में समाज में अराजकता फैलेगी, भेदभाव भी बढ़ेगा और समाज में अन्याय भी बढ़ेगा। एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस अनुश्रुति के अनुसार एक यज्ञ किया जा रहा था ऋषि वशिष्ठ द्वारा, जिससे 4 राजपूत जातियां उत्पन्न की गई। ये अनुश्रुति थी। इस अनुश्रुति को इंस्पिरेशन मानते हुए, इससे एक तरह से प्रभावित होते हुए चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के अंदर एक थियरी देते हैं राजपूतों के उत्पन्न होने की, जिसे हम जानते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत के नाम से। आज तक आपने सिर्फ अग्निकुंड का सिद्धांत सुना होगा। ये जो अनुश्रुति मैंने आपको बताई, ये इंस्पिरेशन का काम करती है चंद्र बरदाई की इस थियरी के लिए। थियरी क्या है? अग्निकुंड का सिद्धांत ये बोलता है कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में दैत्यों द्वारा कई विघ्न डाले जा रहे थे। विघ्न के तौर पर अब यज्ञ के माहौल के अंदर उसमें मांस, मदिरा जैसी चीज़ें फेंकी जा रही थी कि जिससे यज्ञ भंग हो जाए या यज्ञ संपन्न नहीं हो पाए। ऋषि वशिष्ठ इस चीज़ से परेशान होके यज्ञ में आह्वान करते हैं ईश्वर को और उत्पन्न करते हैं 4 राजपूत जातियां। उनमें सबसे पहले आए प्रतिहार, उसके बाद चालुक्य और परमार और अंत में चौहान। चालुक्यों को ही सोलंकी भी कहा जाता है। इन चारों जातियों का नाम आपको याद रखना है कि अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत प्रजातियां कौन सी है। पेपर के अंदर मैं बोल रहा हूँ हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे, हर 3-4 साल में आपको मिल जाएगा कि कोई भी एग्जाम जो हो रहा है उसके अंदर रिपीशन के अंदर मिल जाएगा। अब कहानी ये है कि ये जो 4 जातियां आई, इसके अंदर भी चौहानों को बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। जब बाकी की 3 राजपूत जातियां उनको, असुरों को हराने के अंदर सफल नहीं हो पाई, तब चाहमान उत्पन्न हुए। और चाहमान, जिनको हम चौहान भी बोलते हैं, इन्होंने उन असुरों का विनाश करके इस यज्ञ को संपन्न किया। ये थियरी सीधे सीधे काल्पनिक लगती है और इसी वजह से इसके विरोधाभास में कई बड़े नाम हैं। कई बड़े साहित्यकार और इतिहासकार इसको सिरे से खारिज करते हैं। उनके अनुसार ये जो थियरी पूरी लिखी गई, इसको राजपूतों का गुणगान करने के लिए चारण और भाट कवियों द्वारा लिखा गया। ये भी चीज़ होती थी इतिहास में पहले। राजस्थानी में हमारे एक कहावत है, जहाँ की खाओगे बाजरी वहीं की लगाओगे हाजिरी। तो राजा के दरबार में बैठा हुआ कवि राजा को खुश करने के लिए ऐसी बातें स्वाभाविक है लिखेगा। आजकल के दौर में भी देखने को मिलता है हमें। लिटियंस मीडिया नाम से बोला जाता था कि जो सरकार के पक्ष के अंदर कुछ खबरें चलाएंगे, ऐसे मीडिया को, ऐसे पत्रकारों को। उस समय पे ये लेखक या कवि जो हुआ करते थे, उनका भी एक तरह से उन पे भी दबाव होता था राजा को खुश रखने का। अब यहाँ पे इस थियरी के लिए यही इसकी एक आलोचना है कि चारण और भाट कवियों ने अतिशयोक्तियाँ कर दी है ज़्यादा ही, तो बहुत ही काल्पनिक लग रही है। लेकिन मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, राजस्थान के 2 प्रमुख साहित्यकार, इस कहानी का समर्थन करते हैं। इसके अलावा कई मॉडर्न हिस्टोरियंस और भी इस कहानी का समर्थन करते हैं। वजह यह है कि कवि हमेशा सिंबॉलिक, थोड़ा सा सांकेतिक तरीके से अपनी बातें कहता है। जिस अग्निकुंड की बात इधर की गई थी वो भारतवर्ष को बोला गया था, ये एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है। कुछ संकेत हैं इस कहानी के जो इसको काल्पनिक से रियलिटी में लेके आती है, और उसी को मैं अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अग्निकुंड भारतवर्ष को बता रहा है। जो ये दैत्य है ये विदेशी आक्रमणकारियों को बता रहा है।
आपको बताया मैंने, इस्लाम की उत्पत्ति हो चुकी थी, इस्लामिक आक्रमणकारी भारत की तरफ आ रहे थे, और इस युग में जिन राजपूत राजाओं ने इस्लामिक आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की, वही ये 4 राजपूत जातियां इस यज्ञ से उत्पन्न हुई मानी गई। अब आपको थोड़ा सा ये सिंबॉलिक तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में अग्निकुंड का सिद्धांत भी अपने आप में कुछ सेंस बनाता है। यही अग्निकुंड का सिद्धांत था। इसके बाद में अगला, इसके अलावा एक और बोला जाता है कि ये इनकी उत्पत्ति साहब विदेशियों से हुई है। ये थियरी सुनने में बड़ी एब्सर्ड लगती है, बड़ी ही एक तरह से नौसिखिया लगती है। वजह क्या है कि राजपूत हम देख रहे हैं कि हमारी सभ्यता से, संस्कृति से जुड़ी हुई एक जाति, और कोई इनको विदेशी कैसे क्लेम कर सकता है? लेकिन कोई ऐसा वैसा इंसान करता तो फिर भी उसको खारिज किया जा सकता था। जेम्स टोड, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया में ट्रेवल्स करके जो किताब इन्होंने लिखी, उसके बाद इन्होंने ये थियरी दी। जेम्स टोड ये बात बोलते हैं, राजपूत विदेशी थे, और विदेशी तो थे ही, ये साथ में शकों की संतानें थे। शक, जब मौर्य वंश खत्म हुआ, मैंने आपको आज लेक्चर के स्टार्ट में बोला था, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग राजवंश जाएगा एक वैक्यूम उत्पन्न होता है, छोटे छोटे कई राजवंश आपको देखने को मिलेंगे, और विदेशी भी उस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए एंट्री ले लेते हैं। जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो सिंथियंस आए, ग्रीक सिंथियंस, उसके अलावा भारत के अंदर कई और यूनानी जातियों का आक्रमण हुआ। उन्हीं में से ये एक सिंथियन थे, जिनको हिंदी में हम शक शब्द यूज करते हैं। रुद्रदमन इनके एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए गिरनार का या जूनागढ़ का अभिलेख भी आप याद कर सकते हैं, वहां से आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये शक कौन थे। तो जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा के नाम से राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध है, और राजस्थान के इतिहास में एक तरह से बोला जाए कि ये बड़े ही प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के इतिहास पे अच्छा खासा लिखा है और बड़ी ही प्रामाणिकता के साथ लिखा है। जब जेम्स टोड ये बात करता है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लॉजिक होगा, वो लॉजिक भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वी.ए. स्मिथ इन्हें हुण का वंशज बताते हैं। हुण भी एक विदेशी जाति भारत में आक्रमण करने आई थी। उसके अलावा विलियम क्रुक, वो भी इनका समर्थन करते हैं। विलियम क्रुक ने जेम्स टोड की जीवनी लिखी थी। विलियम क्रुक, वी.ए. स्मिथ और जेम्स टोड तीनों विदेशी बुलाते हैं इनको। लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था, राजपूत कल्चर के अंदर, संस्कृति के अंदर आप कुछ चीज़ें देखते हो, उस संस्कृति का पार्ट, अग्नि का अपना एक महत्व है। इसके अलावा तलवारों की पूजा की जाती थी युद्ध से पहले। मूवीज़ में देखते हो आप ये चीज़ कि तलवारों की पूजा करके तलवारों के ऊपर तिलक भी निकाला जाता था युद्ध के अंदर जाने से पहले। महिलाओं का समाज में जो स्थान था, सती प्रथा प्रचलित थी। इस तरह की सारी चीज़ें हमारे प्राचीन भारत के अंदर सिंथियंस, शकों के समय भी प्रचलित थी। जेम्स टोड ये दावा करते हैं प्रचलित थी। शकों के समय के जो हमें उल्लेख मिलते हैं कि जो उस समय के हम लोगों को अभिलेख या कई ग्रंथ जो मिले हैं, उनके अंदर ये चीज़ें दिखती है, हम कल्चर का पार्ट थी। उसी बेसिस पे जेम्स टोड ये दावा करते हैं। इसके अलावा अश्वमेघ जैसे यज्ञ भी, और उसके अलावा रथों की इंपॉर्टेंस, वो भी अपने को दोनों सिमिलैरिटी इधर दिखती है, समानताएं दिखती है राजपूतों में और इन विदेशियों में। लेकिन इस थियरी को खारिज करने के लिए आते हैं अपने राजस्थान के रिनॉन्ड हिस्टोरियन मिस्टर गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा, जो पहले आपको बताया वैदिक क्षत्रियों की संतानें बोल रहे थे इन्हें, राजपूतों को, अब इस जेम्स टोड की थियरी का खंडन करते हैं। कैसे करते हैं? जेम्स टोड को सीधे सीधे इतिहास की सैर पे ले जाते हैं गौरीशंकर ओझा। भारत का इतिहास का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देखोगे तो आपको दिखता है, वेद आए, वेदों के बाद में महाजनपद आए, उनके बाद में मौर्य आए, मौर्यों के बाद में मौर्योत्तर काल, वहां पे आए ये सारे विदेशी आक्रमणकारी। शुरुआत कहाँ से की? वेद से की मैंने। वेदों के अंदर आप देख लो, उठा के वेदों में मिलेगी आपको अग्नि की इंपॉर्टेंस, रथों की इंपॉर्टेंस, इसके अलावा अश्वमेघ की भी इंपॉर्टेंस। उत्तर वैदिक काल आते आते लोहा भी आ गया था। उत्तर वैदिक काल में तलवारों की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में गिरने लगी थी। सीधे सीधे गौरीशंकर ओझा
इनकी जेम्स टोड की जो ये विदेशी वाली थियोरी थी, इसको सिरे से ना सिर्फ खारिज करते हैं बल्कि प्रूव करते हैं कि ये गलत था। अगला एक और सिद्धांत मैं आपको बताता हूं, वो था हमारा ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। क्योंकि हमें इतिहास के अंदर कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जो ये बात बोलते हैं राजपूत ब्राह्मण थे। ये भी बात उतनी ही एब्सर्ड हमें लगती है जितनी पहले आपको बताया विदेशी होने की थी। और इसको भी स्वाभाविक सी बात है कि जैसे विदेशी वाली थियोरी खारिज की गई, इसका भी कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन निकाला जाएगा। पहले तो सोर्स क्या है ब्राह्मणों की उत्पत्ति का, ये जो दावा किया जाता है कई हिस्टोरियंस द्वारा, उसका सोर्स ये है कि बिजोलिया का अभिलेख, राजस्थान के सबसे फेमस हिस्टोरिकल सोर्सेज में, ऐतिहासिक स्रोतों में से गिना जाने वाला बिजोलिया का अभिलेख, सब ने सुना होगा। जो भी इतिहास के, राजस्थान इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा। बिजोलिया का अभिलेख एक बात मेंशन करता है, चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। अब ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होने का जो दावा किया गया बिजोलिया के अभिलेख में, ये चीज इनके ब्राह्मण होने को दर्शा रही है, उसके लिए एक हिस्टोरिकल सोर्स दे रही है। इसके अलावा एक घटियाला का अभिलेख मिला है। घटियाला के शिलालेख में गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया है। कैसे कि इनका जो आदि पुरुष था हरिश्चंद्र, वो एक ब्राह्मण था। इनकी 2 पत्नियां थी, ब्रह्माणी और दूसरी की थी क्षत्राणी भद्रा। गुर्जर प्रतिहारों को इनकी संतान बोला गया है। ये दोनों के दोनों अभिलेख राजपूतों को ब्राह्मण होने का दावा कर रहे हैं। इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी गई है मॉडर्न हिस्टोरियंस द्वारा। वो ये है कि हुआ ये करता था कि राजाओं के होते थे कुछ पुरोहित। ये राजा खुद राजपूत थे, क्षत्रिय थे। सबसे ज़्यादा जो एक तरह से एक्सेप्टेड थियोरी इनमें से है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा वाली, कि ये वैदिक क्षत्रिय थे। अब वहाँ से आगे बढ़ के कि ये हुआ कि जब यज्ञों का दौर आया तो यज्ञ में बैठते समय राजा अपने पुरोहित की गोत्र को अपना बताते थे। जो चीज़ आप देख रहे हो कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया बिजोलिया के अंदर, अभिलेख के अंदर, बिजोलिया के अभिलेख में चौहानों को, ये वत्स और कोई ही नहीं बल्कि वासुदेव जो इनका आदि पुरुष था उसके पुरोहित की गोत्र थी। तो थियोरी क्लियर है कि यहाँ पे जो ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बोला जा रहा है, ठीक है, शिलालेखों में बोला जा रहा है, लेकिन ये गोत्र उन राजपूत राजाओं की नहीं बल्कि उनके पुरोहितों की थी। अब पुरोहित क्या होते हैं? जो वे मेन ब्राह्मण, जो उनका सबसे बड़ा ब्राह्मण अधिकारी, जो उनके लिए यज्ञ करवाता, जो उनके लिए अनुष्ठान करता, उसको पुरोहित बोलते थे। ऋग्वैदिक काल के अंदर पुरोहित का अपना महत्व था। उसके बाद में जाके थोड़े से अनुष्ठान और कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गए, तो ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा रोल बढ़ गया पुरोहित और ब्राह्मणों का। वो चीज़ भारत के इतिहास में आप जानो। यहाँ के लिए आपकी थियोरी इधर से क्लियर है कि जो ये बिजोलिया का और इसके अलावा नीचे घटियाला का अभिलेख आपको मिला, दोनों के दोनों इस कथन की पुष्टि करते हैं, अपने आप में एक स्रोत हैं इस थियोरी के लिए, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस इसको खारिज करते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने का भी दावा किया जाता है। अब उसमें भी ये एक तरह का वैदिक क्षत्रिय वाली जो आपको थियोरी बताई, उसी का एक एक्सटेंशन है। होता ये था, ऋग्वैदिक काल के अंदर एक चीज़ थी कि अभी मॉडर्न डे में हम लोग जैसे देखते हैं कि जो चीज़ हमें रिलीफ दे उसी को हम ईश्वर का स्टेटस दे देते हैं। बोर हो रहे हैं, मैच देखा, सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार दी, गॉड ऑफ क्रिकेट बोल रहे हो आप उसको, क्रिकेट का भगवान के नाम से बोल रहे हैं क्रिकेट प्रेमी उसको। ऐसा ही वैदिक काल के अंदर क्या था, इंसान जस्ट एक तरह से सभ्यता में घुसा है। जानवरों में और इंसानों में बहुत कम फर्क था उस समय में, जिस समय की बात कर रहा हूँ। हमने सभ्यता में सिर्फ अपनी एंट्री ली है कि सभ्य तरीके से रहना सीखा था, और ऐसे समय में जिन चीज़ों से हमें हेल्प मिली उन्हें हमने ईश्वर का दर्जा दे दिया। 3 तरह के उस समय पे ईश्वर के स्टेटस थे, 3 तरह के लेवल्स में ईश्वर को बांटा गया था, पृथ्वीवासी, आकाशवासी और अंतरिक्षवासी। उस समय का सबसे ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर इंद्र था, और उसको अंतरिक्षवासी देवता बोला जाता था। क्यों था ऐसा? क्योंकि इंद्र को हम बारिश के देवता के रूप में भी जानते हैं, और ऋग्वैदिक काल में अब फसलें थोड़ी बहुत होना शुरू हो गई, खेती छोटे स्केल पे होना शुरू हो गई थी,
और बारिश हमेशा से उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर का काम करती है खेती के क्षेत्र में आज भी, कि किसान के लिए बारिश जब आती है तो एक अलग ही आपको खुशी उनके चेहरे पे देखने को मिलेगी। सेम उधर था, ईश्वर का स्टेटस, सबसे बड़े ईश्वर का स्टेटस इंद्र को दिया गया क्योंकि वो बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पे आपको एक स्तर दिख रहा है कि सबसे ऊपर का लेवल जो है उस पे सबसे अपने प्रिय ईश्वर को बिठाया गया है। राजा महाराजाओं ने बाद में जब सभ्यताएं आ गई, जनपद आ गए, महाजनपद आ गए, ग्रंथ लिखे जाने लगे और फिर प्रॉपर नए सिस्टम आ गए जहाँ पे एक राजा होगा, उसकी कुछ प्रजा होगी। अब कोई भी राजा अपना शासन सही ढंग से चलाए, इसके लिए ज़रूरी है कि उसको प्रजा का समर्थन प्राप्त हो। प्रजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए अब एक तो होता है कि आप काम करवाओ, जनता का विकास करवाओ। दूसरी चीज़ होती है कि जनता जिस चीज़ में ऑलरेडी बिलीव कर रही है, अभी से ही जनता हमेशा से जिस चीज़ में विश्वास अपना रखती है वो है धर्म और जनता के ईश्वर, उन्हीं को अपना लिया जाए। तो राजा महाराजा आपको ऐतिहासिक रूप से ऐसा दिखेगा, सारे के सारे शासक ईश्वर के साथ अपना एक लिंक बना के रखेंगे। प्राचीन काल के अंदर भी आपको ये दिखेंगे, मध्यकाल के अंदर आगे आओगे, अकबर का नाम आप सुनते हो, जिल्ले इलाही की उपाधि रखता था, ईश्वर की छाया। ईश्वर का महत्व दिख रहा है। अपने नाम के साथ जब ईश्वर को जोड़ लेते हैं तो सीधे सीधे जनता, एक मूवी की एक फेमस लाइन है, इंडिया इज अ गॉड फियरिंग कंट्री नॉट अ गॉड लविंग कंट्री। जनता को ईश्वर का डर तो है ही, और ईश्वर के नाम से नैतिकता से चलने के लिए हमें कुछ एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो यही बात थी कि ऐसे हर एक राजा हर एक समय में आपको दिखेगा कि धर्म का या ईश्वर का सहारा ले रहा है। मॉडर्न डे एंड एज में भी आप देख लो, जब भी हरियाणा में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले थोड़े टाइम पहले बाबा राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, छुट्टी पे आ जाते हैं, बाहर गिरफ्तार हुए थे वो, लेकिन जेल से छुट्टी मिल जाती है थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि चुनावों के लिए नेताओं को ज़रूरत है ऐसे धर्म नेताओं की या धार्मिक बाबाओं की। वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने का सिद्धांत भी धीरे धीरे राजपूत राजा अपने नाम के साथ जो ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी जोड़ा करते थे, वो इसी वजह से था कि सूर्यदेव और चंद्रदेव का स्टेटस बहुत बड़ा था वैदिक काल से ही, और वहीं से उनसे डायरेक्ट उनके वंश का होना अपने आप में एक इनको प्रमाणिकता देता था, एक मुहर लगा देता था कि ये तो डायरेक्ट सूर्यदेव के वंशज हैं या चंद्रदेव के वंशज हैं। रामायण में आपको देखोगे राम को सूर्यवंशी बोला जा रहा है। इस तरह से आज भी आपको ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम खूब दिखेगा, एक सरनेम के रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली। तो इस पूरी थियोरी के लिए दो और अपने को सबूत मिले हैं। एक है हांसी का अभिलेख जो चौहानों को चंद्रवंशी बताता है, और ग्वालियर का अभिलेख जो हमें मिला वो गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी बताता है। ये हमने आज बात की सारी राजपूत उत्पत्ति की थियोरीज की। एक क्विक रिवीजन आपके लिए करवा देता हूँ। शुरू से बात करते हैं वापस, क्विक रिवीजन 5 मिनट के अंदर। हुआ क्या था? राजपूत युग 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी आपको नोट होना चाहिए, 1192 12वीं शताब्दी का अंत हो रहा है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, वहाँ तक उस समय को राजपूत युग बोल रहा है कौन? वी ए स्मिथ। उसके बाद में हमने थियोरीज डिस्कस की, जिसमें सबसे पहली थियोरी हमने डिस्कस की कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। वैदिक क्षत्रियों की संतान होने के लिए जो सोर्सेज हमें मिले, नदहरण से प्राप्त एक शिलालेख इनको बोल रहा था राम और लक्ष्मण के वंशज। इसके अलावा वेदों से हमें जो कुछ इनके सोर्सेज प्राप्त हुए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें अध्याय में स्थित है ये, वहाँ पे ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न बता दिया। मनुस्मृति भी राजपूतों के क्षत्रिय होने का दावा करती है। उसके बाद हमने अगला एक कॉन्सेप्ट देखा, अग्निकुंड का सिद्धांत। एक सुनी सुनाई कहानी आपको बताई थी, समाज में अराजकता फैल रही थी, ऋषि वशिष्ठ इसके लिए यज्ञ करते हैं और 4 राजपूत जातियों को उत्पन्न करते हैं इस समाज पे राज करने के लिए। उसी को इंस्पिरेशन मानते हुए चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के अंदर एक थियोरी देते हैं जिसको हम अग्निकुंड का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस थियोरी क्या थी कि ऋषि वशिष्ठ अग्निकुंड में एक तरह से एक यज्ञ कर रहे थे, आबू पर्वत के ऊपर ये अग्निकुंड इन्होंने जलाया। इस यज्ञ में असुरों द्वारा कुछ विघ्न डाले गए, उसके लिए उनसे निपटने के लिए, उनको पराजित करने के लिए 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। पहली प्रतिहार, उसके बाद चालुक्य और परमार आए, और लास्ट में आपको दिखेंगे चौहान आए। ये थियोरी थी अग्निकुंड की।
जिसकी मॉडर्न एक्सप्लेनेशन जो थी वो आपको ये मिलती है कि असुर जो थे वो एक सांकेतिक रूप में विदेशी आक्रमणकारियों को दर्शा रहे थे, और उससे जो 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई उन्होंने अपना राजपूत युग चलाया, जो 12वीं शताब्दी तक पीछे वी स्मिथ बात कर रहा था। मुहणोत नैन्सी इसका समर्थन करते हैं, सूर्यमल मिश्रण इसका समर्थन करते हैं। अगली थियरी आपको बताई विदेशियों के संतान होने का जो दावा किया जाता है जेम्स टोड के द्वारा। जेम्स टोड ये बोलता है कि प्राचीन काल में शक राजा, जिनको सिंथियन बोला जाता है अंग्रेजी में, जो हुए, उनके अंदर भी कुछ प्रथाएं प्रचलित थी जो राजपूतों में देखने को मिल रही है। तलवारों की पूजा, अग्नि की पूजा, समाज में महिलाओं का स्थान, अश्व की इंपॉर्टेंस, घोड़े की इंपॉर्टेंस, रथ की इंपॉर्टेंस, ये सारी कुछ सिमिलैरिटीज है जो यूं की यूं आपको राजपूतों में देखने को मिलती है। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए विलियम क्रुक आ गया, उसके अलावा वी स्मिथ भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसको तथ्यों के साथ खारिज करते हैं। वैदिक काल के अंदर इन्हीं सारी जो आपको समानताएं जो बताई थी इनके एग्जिस्ट करने की, कि वैदिक काल पहले आया था और राजपूत क्षत्रियों की ही संतानें हैं, जो अपनी थियरी गौरीशंकर ओझा ने दी थी उसका ये एक तरह से पूरी तरह इधर बखान करते हैं और जेम्स टोड की थियरी को सिरे से खारिज करते हैं। उसके अलावा आपको एक ब्राह्मण होने का दावा किया गया। ब्राह्मण होने के दावे के अंदर आपको 2 अभिलेख बताए गए थे, एक घटियाला का अभिलेख था और एक बिजोलिया का शिलालेख था। बिजोलिया वाले में इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बोला और घटियाला का जो शिलालेख था वो इनके दावा कर रहा था कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो ब्राह्मण थे। उसको खारिज करने के लिए थियरी जो दी गई वो ये कि जो राजा हुआ करते थे, राजपूत राजा, अपने पुरोहितों की गोत्र को कई बार यूज कर लेते थे और वहीं से ये शिलालेख जो है उनके नाम के आगे ब्राह्मण जोड़ रहे हैं। लास्ट हमने देखा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, जो एक तरह का एक्सटेंशन है वैदिक क्षत्रिय वाली थियरी का, और इसके अंदर 2 हमें अभिलेख मिले हैं, एक हांसी का अभिलेख और एक ग्वालियर का अभिलेख, जो इन चीज़ों की पुष्टि करते हैं। ग्वालियर वाला जो है वो प्रतिहारों को सूर्यवंशी बता रहा है, जबकि हांसी का अभिलेख चौहानों को चंद्रवंशी बताता है। ये हमारी कंप्लीट राजपूत उत्पत्ति की थियरी थी दोस्तों। इस क्लास का उद्देश्य पूरी तरह से सिलेबस पे स्टिक रहना था। फालतू की कहानियां जो आपको यूट्यूब पे एकदम बहुत ज़्यादा मटेरियल भरा पड़ा है, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, इस क्लास का यही उद्देश्य रहेगा। हम क्लासेस को जितना हो सके उतना क्रिस्प, उतना छोटा और उतना इन्फॉर्मेटिव रखने का प्रयास करेंगे। सृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे कि ये एक तरह का नया एक ट्रेंड हम बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कंटेंट जो मिलेगा वो गुणवत्तापूर्ण मिलना चाहिए। टेलीग्राम पे इस कंटेंट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम। टेलीग्राम ग्रुप आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, हमारा सृष्टि क्लासेस नोहर के नाम से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके ऊपर मैं क्विज की बात करता हूँ। यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको करवाए जा रहे हैं उन्हीं से संबंधित हाई क्वालिटी क्विज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए। उसके अलावा कई और हमारे प्रयास हैं जिनको आप देखोगे, एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर विजिट करिए। उसके अलावा इंस्टाग्राम पेज पे भी हम सेम चीज़ पोस्ट करते रहते हैं। जो भी आपका फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए। हमारी जो कुछ कमी आपको लगी हो तो उसके बारे में भी हमें फीडबैक दीजिए, उस पर काम किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट की क्वालिटी आपको अच्छी लगी हो, तो उसके लिए एक लाइक का बटन या सब्सक्राइब का बटन दबा के पूरी इस टीम की, सृष्टि की पूरी टीम का हौसला अफजाई आप करें। थैंक यू वेरी मच।